हाँ सर होय छै। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, ड्यू टू सम रीजंस कल तो क्लास नहीं ले पाए थे, बट उसकी जगह आज ले रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज कमोडिटी मार्केट का क्लास है और आज हम लोग गोल्ड ट्रेडिंग में बात करेंगे। किस में बात करेंगे सर? गोल्ड ट्रेडिंग। ऐसे बहुत लोग शायद नहीं जानते या जानते भी होंगे, मे और मे नॉट भी, तो चलता रहता है सर। सो पॉइंट इज, जैसे हम लोग सोचते हैं कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है ना, इसके बारे में हर कोई बहुत इमोशनल्स होते हैं। और गोल्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को एक नॉर्मल नॉलेज है, सबको है। माने जो कुछ नहीं जानता, मेरा जो कॉन्सेप्ट है सर, जिसको कुछ नहीं पता उसे भी गोल्ड के बारे में पता है। सर कैसे ऐसे बोल सकते हैं आप? सर इसका बहुत सिंपल लॉजिक है कि गोल्ड, स्पेशली नॉट जस्ट इन इंडिया, ये बात सुनने में आप लोगों को अजीब लगेगा, बट हमें लगता है कि इंडिया में ही जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं ना, माने मैरिज फंक्शंस वगैरह में বিয়ে বাড়ি ফিয়ে বাড়িতে তো লোকজন প্রচুর সোনা দেওয়া নেওয়া করে। ছেলের বিয়ে ঠিক হলে, মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে, হ্যাঁ না, গোল্ড দেওয়ার একটা মানে একটা ट्रेडिशंस আছে। तो ये जो ट्रेडिशंस है ना, कि लड़के के शादी में कितना भरी सोना लेना है, लड़की को कितना देना है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड है। हाँ, अगर वो लोग शादी में देता है कि नहीं देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये कल्चर वर्ल्ड वाइड है। इवन अमेरिका में भी ये कल्चर बहुत है। सो पॉइंट इज व्हाट सर, पॉइंट यही है कि गोल्ड इस तरह से जो लोगों को ट्रेडिशन के थ्रू से देने का जो कल्चर है, कि एक बाप उसके बेटी के शादी के टाइम पे उसको सोना देता है। एक पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ, बेसिकली, ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अपने डॉटर इन लॉ को जब आशीर्वाद करते हैं तो उस टाइम पे भी गोल्ड देते हैं। तो ये जो कल्चर है ना, माने पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन एक कन्वर्ट होता रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर मैं गोल्ड ट्रेडिंग पढ़ाने बैठा और शादी ब्याह का स्टोरी करना चालू कर दिया। नहीं सर, मैं कोई मैरिज का स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि गोल्ड के साथ पब्लिक इंडियन के जो कल्चर कनेक्टेड है, वो मेनली मैरिज से कनेक्ट होता है। ठीक है, पहले तो मैरिज में होगा, फिर बच्चा वगैरह होगा, उसमें होगा गोल्ड का जो लेन देन चलता है ना? एम आई राइट साहब? ये जो गोल्ड के साथ जो कनेक्शंस है, ये बेसिकली मैरिज एंड मैरिज रिलेटेड मैटर के साथ ज्यादा कनेक्टेड है इन आवर इंडियन कल्चर। यस और नो? आप लोगों को क्या लगता है? সবাই আমার आवाज পাচ্ছে? हाँ तो सर। है ना, मैंने स्पेशली देखो, ऐसे कोई भी फंक्शंस में हम लोग गोल्ड परचेस करते हैं। जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रहा है ना, हमारे देश में अक्षय तृतीया आ रहा है अभी बहुत, आई थिंक बहुत जल्दी है अक्षय तृतीया, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, बट अक्षय तृतीया आने वाला है। पहला वैशाख गया सर कुछ दिन पहले, तो पहला वैशाख में भी बंगाली कल्चर्स में तो गोल्ड परचेस करने का एक कल्चर है ही, अक्षय तृतीया में भी गोल्ड परचेस करने का एक कॉन्सेप्ट है। सो मेरा कहने का मतलब है, ये जो लोग गोल्ड परचेस करते हैं दो एंगल से करते हैं। एक तो गिफ्ट या फिर, लेकिन उसका जो मेन रीजंस है मैं आपको बता दूं कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको सेफ हेवन माना जाता है। क्या माना जाता है? सेफ हेवन। माने इसलिए गोल्ड दिया जाता है बड़ों से बच्चे लोगों को। ठीक है, पेरेंट्स जो अपने बच्चे लोगों को गोल्ड देता है, देने का कल्चर जो बना के रखे हैं ना, आज उनका पेरेंट्स मेरे माँ बाप को दिया, मेरा माँ बाप मेरे को देगा, ठीक है, मैं मेरे बच्चे लोगों को दूंगा। सर क्यों देना है? बिकॉज इमरजेंसी में कोई एसेट काम आए ना आए, मेरा कहने का मतलब समझने का कोशिश करो सर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी में आपका शेयर मार्केट काम करेगा कि नहीं, गॉड नोस। ठीक है, आपका कोई भी और भी एसेट, किस तरह से लैंड बिल्डिंग, बहुत सारे एसेट आपका होगा, बट बाकी एसेट का पता नहीं। लेकिन गोल्ड का वैल्यूएशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इवन इमरजेंसी में, बार बार बोल रहा हूँ, इमरजेंसी में कुछ काम आता है नहीं आता है पता नहीं। इमरजेंसी इन द सेंस, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में किसी भी तरह का अनसर्टेनिटीज पे, अनसर्टेनिटीज माने जब इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, या फिर ड्यू टू एनी रीजन इकोनॉमी फेलियर हो सकता है, लाइक कोविड सिचुएशंस, है ना, लाइक वॉर सिचुएशंस, युद्ध, है ना, जो वार छेड़ता है ना सर वर्ल्ड वाइड, जैसे अभी चल रहा है सर,
वार सिचुएशन अभी वर्ल्ड में चल रहा है, इजराइल के साथ पैलेस्तीन का चल रहा है, आपका क्या बोलते हैं, रशिया के साथ यूक्रेन का चल रहा है, बाकी और भी छोटा छोटा डिस्प्यूट तो है, बट बड़ा दो केस ये दो है। सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना मैं यही चाहता हूँ कि जब पूरा दुनिया अनसर्टेनिटीज पे होता है, तो गोल्ड के बारे में लोगों का ना एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई अगर सिचुएशंस बहुत खराब हुआ तो कुछ नहीं, कोई नहीं तो मुझे गोल्ड मेरे को बचा के रखेगा। ठीक है, ये एक ऐसा धन या ऐसा संपद है जिसके बारे में लोगों का एक इमोशनल, और आज का नहीं सर, बहुत प्राचीन काल का अटैचमेंट है। ठीक है सर, इसके साथ गोल्ड ट्रेडिंग का क्या कनेक्शन, आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। सर आप तो गोल्ड ट्रेड समझाने वाले हो, है ना, कि गोल्ड में कैसे ट्रेड किया जाता है, या गोल्ड में लोग कैसे ट्रेड करते हैं, या क्यों ट्रेड करते हैं, और आप यहाँ पर हम लोगों को गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हो जो हम सबको पता है। क्योंकि ये सब सबको पता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है ये सोना क्या चीज है ना। सो नाउ पॉइंट यही है सर कि रिसेंट ट्रेंड में अगर आप एमसीएक्स के वेबसाइट में विजिट करो, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड आपको मिलेगा। जैसे कि लास्ट क्लास मुझे याद है, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने गोल्ड, बिग गोल्ड में बात किया था, है ना। बट बिग गोल्ड में एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो नॉर्मल लोग बिग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। मैंने नॉर्मल लोग इन द सेंस एवरेज इनकम वाले जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो पब्लिक है ना हमारे देश का, उनके लिए बिग गोल्ड में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। गोल्ड के फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं, नॉट पॉसिबल। इसके जगह आप गोल्ड मिनी यूज कर सकते हो, गोल्ड गिनी भी कर सकते हो, पेटल भी कर सकते हो, बट सबसे पॉपुलर तो आप लोगों के लिए या नॉर्मल ट्रेडर के लिए, जो भी मिडिल क्लास ट्रेडर हैं, कि जिनको हमेशा कैपिटल का एक क्रंच रहता है, उनके लिए गोल्ड मिनी एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, समझाने भी वाला हूँ, गोल्ड में ट्रेड कैसे करोगे और क्यों करोगे। ठीक है, ऐसा क्या चीज है जो गोल्ड का प्राइस में अप एंड डाउन कराता है, ऐसा कौन सी चीज है जो गोल्ड के प्राइस को मूव कराता है। ठीक है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में आप लोग जानते हो कि गोल्ड मार्केट में किस तरह का मूवमेंट रहा है ना। रिसेंट ट्रेंड में किस तरह का मूवमेंट रहा है, यू ऑल नो दैट। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये एमसीएक्स का गोल्ड का स्पेसिफिकेशंस है कि कितना चला है, क्या सिचुएशन है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइज वाइज बताया है। चलो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अच्छा, चार्ट से याद आया, गोल्ड के ऊपर बेस करके एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी चलता है, जिसे ना गोल्ड बीज कहते हैं। मैंने इट्स लाइक अ स्टॉक मार्केट, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट। ये मार्केट में ट्रेड होता है। आप अपनी ब्रोकिंग फार्म के जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, लाइक एनी एनी फार्म, लाइक आप स्टॉक ज़ीरोधा, ग्रो, बजाज, वट एवर, ठीक है, मोतीलाल, वट एवर जो भी आपके पास है, आप उसमें देखना गोल्ड बीज लिखना। ठीक है, ठीक है सर। शायद आप लोग जानते होंगे, अगर ना भी जानते हो मैं बता दे रहा हूँ सर। इसको बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सर ये गोल्ड बीज क्यों दिखा रहे हो सर? क्योंकि आप अगर डायरेक्टली गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप गोल्ड रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे कर सकते हो, जिसका ऑलमोस्ट 90 to 100% मैंने जो इंडेक्सेशन है वो गोल्ड के बेसिस में ही बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ गोल्ड बेस, मैं यहाँ पर एनएससी से निकाला, दिखाता हूँ आपको कि रिसेंटली जब गोल्ड का प्राइस में काफी मोमेंटम रहा, उसी टाइम पे ये जो ईटीएफ है, जो कंपेरेटिवली सस्ता रेट में मिल जाता है सर, यूनिट वाइज, जैसे अभी चल रहा है एक यूनिट का 60 टका। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक यूनिट का 60 रुपीज चल रहा है करेंटली। ठीक है, लेकिन अगर आप ये आवरली चार्ट में है, जस्ट इसको मैं डे चार्ट या वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, जस्ट लुक एट सर कि रिसेंट ट्रेंड में अगर आप जून जुलाई के आसपास अगर एक्सचेंज रेट फंड में गोल्ड बीज में अगर आपने ट्रेड लिया या स्विंग ट्रेडिंग लिया या इन्वेस्टमेंट लिया, तो आप देख सकते हो जब मार्केट में ये 48 आसपास में चल रहा था, 48 से इसका ग्रोथ रहा है सर 60 पे। रिसेंट बात कर रहा हूँ मैं सर। ठीक है, 2023 के लास्ट से लेके अभी तक का। ठीक है सर, स्टॉक के हिसाब से तो काफी कम रिटर्न है, लेकिन खराब भी तो नहीं है सर। हाँ, 4-5 महीने में अगर कोई शेयर आपको 48 से 60 दे रहा है, तो आप हिसाब करो ना सर, 12 टका प्रॉफिट करते हो, और 12/60 करके आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो, आप मुझे बताओ। 48 रुपीज इन्वेस्ट करके 60 में अभी चल रहा है,
61 में, ठीक है, तो जस्ट टेल मी कि कितना परसेंटेज आप कमा रहे हो। 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू आप 100 करो, स्टिल आपको 20% रिटर्न देके जा रहा है। मैंने 48 इन्वेस्ट करके जब आपने 60 कमाया, अभी तक का जो हिसाब है गोल्ड बीज का परफॉर्मेंस पे, उसमें स्टिल आप 20 रुपीज कमा रहे हो सर, अभी भी, मतलब करंट रेट के हिसाब से मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दिया सर। तो फिर क्या बोल रहे हो, गोल्ड बीज में पैसा लगा दे? नहीं सर, गोल्ड बीज में पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन दिखाया जो पर्टिकुलरली गोल्ड पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक ईटीएफ है, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड एक फंड्स बोलते हैं, जो 100% गोल्ड को ही कवर अप करता है, कि मार्केट में गोल्ड का जो आना जाना चलता है, अप एंड डाउन चलता है, इट्स एग्जैक्टली कॉपी द गोल्ड ओरिजिनल। इसका जो बेस है, यानी जिसको हम लोग मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं सर अंडरलाइन, ठीक है, हम लोग मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं अंडरलाइन, ये इसका अंडरलाइन है गोल्ड, और गोल्ड के ऊपर बना हुआ है एक्सचेंज रेट फंड गोल्ड बीज। अब लेकिन दिस इज नॉट अवर कॉमोडिटी मार्केट कॉन्सेप्ट, हाँ, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। गोल्ड बीज कोई कॉमोडिटी नहीं है, ये एक म्यूचुअल फंड्स की तरह एक फंड्स है, जिस तरह का म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत एक्सचेंज रेट फंड्स चलता है, वैसा ही गोल्ड के बेसिस में एक फंड चलता है, बट कॉन्सेप्ट वही है। आप कॉमोडिटी मार्केट में जब गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो आपको गोल्ड में ट्रेड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है, गोल्ड बीज में ट्रेड करने के लिए आपको सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज बताया। इवन आप ट्रैक भी कर सकते हो सर, इवन आप ट्रैक भी कर सकते हो, मैंने अगर कोई चाहे ना, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कुछ खराब नहीं है। 2018 में भी इसका दाम चल रहा था 20 टका 25 टका, 2018 19 इवन 2020 में भी ये काफी सस्ता जा रहा था, 21 में भी 35 टका में बिक रहा था। ऑलमोस्ट डबल हो गया 2020 के बाद से, 21 के बाद से, 4 साल में डबल। इट्स नॉट अ बैड रिटर्न सर, है ना। तो कोई चाहे तो इन्वेस्टमेंट करके रख सकता है, ठीक है। लेकिन सर कब करे, क्यों करे, सर उसी के लिए तो क्लास ज्वाइन किया ना आप लोगों ने, कि किस टाइम पे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना सही होता है, इसको बताने के लिए ही तो ये वाला क्लास है ना। तो व्हाट इज द राइट टाइम, है ना। सर राइट टाइम का ना मैंने, कभी कभी हम लोग चार्ट देखते हैं, और चार्ट देख के लगता है कि शायद टाइम निकल गया, ठीक है। क्या अच्छा होता अगर 35 में करते, ठीक है, अगर 35 में करते तो अभी 60 चल रहा होता, तो 4 साल में हमारा रिटर्न आ जाता 25 टका पर शेयर पे ईटीएफ का, तो बहुत अच्छा होता सर। तो पहले 4 साल पहले क्लास करना पड़ता, लेकिन सर इट्स नॉट लाइक दैट। मौका मार्केट हमेशा देता है, और मार्केट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि फार्दर चांस आपको नहीं मिलेगा। इट्स टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मार्केट आपको बार बार मौका देगा, बार बार सिचुएशंस को दोहराता है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू बी रेडी, ठीक है, आपको बस सही टाइम के लिए रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। सो चलो सर मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है। ये तो गोल्ड बीज था, लेकिन हम लोग जिस कॉमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में टाइप करना चाहिए गोल्ड एम या गोल्ड बिग, इस तरह का, ऐसे गोल्ड एमसीएक्स लिख सकते हो मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पे। और इसमें ना ये देखो सर, सबको दिख रहा है ना, ये देखो जब सिर्फ गोल्ड लिखा है, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड जून फ्यूचर, गोल्ड अगस्त फ्यूचर, गोल्ड अक्टूबर, जो 2-2 महीने के एक्सपेरिमेंट चलता है। अगर आप चाहो, ये देखो गोल्ड का गोल्ड एम लिखा है ना, इसमें गोल्ड एम लिखा है, आप इसको चेक कर सकते हो। सर व्हाट इज द डिफरेंस? सर डिफरेंस एक्चुअली किसमें हो जाता है ना, जैसे जब मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड का, इसका ओवरऑल प्राइस चल रहा है सर, इंडेक्स चल रहा है 70,000 का, 70,677 का लास्ट प्राइस जो चल रहा है इसका। और इसके लिए आपको मार्जिन जमा करना पड़ेगा, एक एक क्वांटिटी में अप्रोक्स 100 ग्राम, 1000 ग्राम के आसपास रहता है, जिसका अप्रोक्स वैल्यू पड़ जाएगा आपका 6,54,100। इसका मैं आपको लास्ट क्लास में एग्जैक्ट कैलकुलेशंस बताया था कि कितना जमा करना पड़ रहा है, आपको कितना ग्राम सोना मिलता है, उसमें टिक किस तरह का होता है, पीप कैसे होते हैं, ये सब मैं लास्ट क्लास में बताया था। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको बैकअप शेयर कर दूंगा, एक बार जरूर लास्ट क्लास गो थ्रू करना चाहिए, अगर बाई चांस याद नहीं है तो। इवन आप सेल भी कर सकते हो, सेल के टाइम पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस आपसे मांग रहा है। सर सेल क्यों करें? सर जब आपको लगे कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, जब गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो शॉर्ट सेल करो, जब फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आप बाई करो, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल फंडा। लेकिन
अब ये फंडा को समझने के लिए तो, लेकिन सर एक नॉर्मल रिटेल लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास एक एक ट्रेड में 6.5 लाख 7 लाख, ये तो एकदम सर मतलब क्या बोले सर, चांद को पकड़ने जैसा हो जाता है ना। इतना पैसा कहाँ से आएगा, है ना। एट ए टाइम 6 लाख 7 लाख, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ फॉर नॉर्मल पीपल, ठीक है। करोड़पति लोगों का हो सकता है, बट मिडिल क्लास जो लोग हजार लाख में कमाते हैं, इनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी मार्केट एक अरे लिक्विड एक एसेट को डेवलप किया, जिसका नाम है गोल्ड एम, माने मिनी, गोल्ड मिनी। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि सर ऐसा एक प्रोडक्ट है गोल्ड में जिसका नाम है गोल्ड मिनी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन गोल्ड एमसीएक्स, और गोल्ड एमसीएक्स में यहाँ पर मई का फ्यूचर भी अवेलेबल है, जून का भी अवेलेबल है। तो जस्ट मैं मई जून, जून को मैं लेता हूँ, और जून का चार्ट को भी मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि गोल्ड मिनी का जून का जो फ्यूचर, ठीक है, जो चल रहा है, इसका मेरा आवरली चार्ट ओपन है। लिक्विडिटी इज नॉट बैड सर, काफी अच्छा लिक्विडिटी देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंट ट्रेंड में आवरली चार्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड। रिसेंट ट्रेंड में अगर आप इसको देखो तो आपको मजा ही आ जाएगा सर। क्यों मजा आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो डे चार्ट में देखो सर, लास्ट 2 महीने में, इन द लास्ट 2 मंथ्स, इसका क्या सिचुएशन रहा है, स्पेशली फ्रॉम अप्रैल, ठीक है। 5 अप्रैल का डेटा देखो आप, ये 5 अप्रैल का डेटा है। ये सबाई देखते पाচ্ছে तो, हेलो, नहीं सॉरी सर, 6 मार्च का। सबको दिख रहा है, सुमित, नंदन, सॉरी देबो, गीतिका, দেখা যাচ্ছে তো? हाँ दादा। हाँ सर। ओके, तो जस्ट लुक एट दी फ्यूचर डेटा, और उसमें मैं मार्च से आपको दिखा रहा हूँ कि मार्च से इसका मूवमेंट देखो आप, 65,219 इसका इंडेक्स चल रहा था। ऐसे स्पॉट मार्केट के साथ फ्यूचर मार्केट का डेटा में डिफरेंसेस होता है, एंड यू ऑल नो दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज, स्पॉट मार्केट का डेटा फ्यूचर मार्केट का डेटा को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करता। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, स्पॉट मार्केट में क्या हो रहा है, इसका मैंने बेसिकली गोल्ड का प्राइस, जैसे अभी 72,000 73,000 दाम चल रहा है, 73,000 समथिंग दाम चल रहा है। 10 दिन पहले 76,000 तक भी चला गया था, 10 to 15 डेज बैक। जस्ट 10 to 15 डेज बैक दाम चला गया था 76 पे। वहां से फिर से गोल्ड का स्पॉट मार्केट में दाम थोड़ा गिरा है ना। स्पेशली मैं 22 कैरेट 24 कैरेट का दाम बोल रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड का प्राइस देख लो सर, कोलकाता मार्केट में एज वेल एज दिल्ली मार्केट में, प्राइस टुडे 73,580। ये 4 मई, माने कल का 11:20 का प्राइस है, ठीक है। 99.9%, माने 999 प्योरिटी वाला। आप लोगों को पता है 2 प्योरिटी, एक्चुअली 3 प्योरिटी होता है, बट हम लोग ट्रेडिंग के टाइम पे 2 प्योरिटी देखते हैं। एक 18 कैरेट भी होता है, एक 24 कैरेट भी होता है, और एक 20 कैरेट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 24 कैरेट का प्राइस बता रहा है सर स्पॉट मार्केट में 73,580। एंड रिसेंट ट्रेंड में देखो, ये 76,070 चला गया था जस्ट 10 to 15 डेज बैक, सैटरडे 20 अप्रैल को। और 76,000 से फिर से सोना का दाम वापस 73,580 में आया है। सर क्या लग रहा है, और गिरेगा सर? मुझे तो लगता है गिरेगा, ठीक है। मुझे लगता है शेयर का गोल्ड का दाम स्पॉट मार्केट में भी गिरेगा। और अगर स्पॉट मार्केट में गिरेगा तो फ्यूचर मार्केट में भी गिर सकता है, मैंने गिरेगा, सिंपल बात है। अगर स्पॉट गिरता है तो फ्यूचर तो उसको मिमिक्री करता है ना। यू ऑल नो दैट इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग बहुत बार इस बात को पढ़ते हैं, जब फ्यूचर ट्रेडिंग सीखते हैं, ऑप्शन सीखते हैं, कि स्पॉट को मिमिक करता है फ्यूचर। सो इस एंगल से देखा जाए तो चांस है बहुत ज्यादा कि दाम रेक्टिफाई और होगा और करेक्शन आएगा। एटलीस्ट 71 72 के पास जाने का चांसेस है अपकमिंग 1 मंथ में। देखो क्या होता है। सो अक्षय तृतीया के बाद और थोड़ा कम कम होने का चांसेस है। अक्षय तृतीया का डेट एक बार ख्याल करना। और इसमें वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हो सर, ये अच्छा, ये तो गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज भी गिरा है, आप देख सकते हैं। गोल्ड बीज भी रिसेंट लास्ट 2 हफ्ते से गिर रहा है, ये देखो। गोल्ड बीज चला गया था सर 15 अप्रैल को था 62.30 में, और गोल्ड बीज उसके बाद 61.46। फिर गोल्ड बीज लास्ट क्लोज हुआ है सर 60.52। तो गोल्ड बी भी गिरा है, यानी ये ईटीएफ है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ सर गोल्ड मिनी, ठीक है, गोल्ड मिनी जिसमें यही है एक्चुअली कॉमोडिटी जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो। और मैं दिखाता हूँ कि गोल्ड एम में ट्रेड लेने के लिए
आपको मोटा मोटी कैसा मार्जिन चाहिए होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो ये डे चार्ट है, और डे चार्ट में आप अगेन देखो, जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में गोल्ड का मार्केट हाईएस्ट गया था, उस टाइम पे गोल्ड मिनी हाईएस्ट गया था लास्ट 2 महीने के हिसाब से बता रहा हूं मैं सर, 73,440, ये इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू है, आपको इतना पैसा पेमेंट नहीं करना होता है फॉर परचेजिंग और ट्रेडिंग। 73,458, और यहां से ये रिसेंटली नीचे आया है सर 70, लास्ट तो सर एक दोजी बना है मैं जो देख पा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस एंगल से, 70,653। सो कहीं ना कहीं लास्ट कुछ दिनों से, मैंने 10-12 दिनों से 73,000 से इसका प्राइस 70,496 में आया है, जो कि स्पॉट मार्केट को जस्ट मिमिक्री किया, जो चीज आप देख सकते हो, इजीली देख सकते हो। और लास्ट 2 महीने में गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। सर क्या रीजन था बढ़ने के पीछे? सर मेन रीजन था इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटीज। इस ये जो ग्रोथ दिया था ना गोल्ड, इसका मेन रीजन है इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज। बार बार बोल रहा हूँ सर, जब जब मार्केट या इकोनॉमी अनसर्टेनिटीज से गुजरते हैं, मैं आपको हिस्टोरिकल प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही मैनिपुलेट करके बता रहा हूं, मैं आपको हिस्टोरिकल प्रूफ दिखाऊंगा कि इससे पहले ऐसा बहुत बार हुआ है। इससे पहले ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशंस अनसर्टेन सिचुएशंस के साथ मैच किया, तब तब गोल्ड प्राइस स्काई रॉकेटिंग हुआ। ऐसा मैं आपको एटलीस्ट 5-7 इंस्टेंसेस, मैंने एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा। रिसेंटली जो रीजन है वो मेनली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और जिसमें स्टार्टिंग, इसका मेन स्टार्टिंग हुआ था आपका हमास वर्सेस, हमास एक आतंकवादी संगठन यूनाइटेड नेशंस कहता है, हमास वर्सेस इजराइल, इससे ये चीज स्टार्ट हुआ था। इस हमास इज बैक्ड बाय ईरान, एंड जब बाद में ये मैटर हमास वर्सेस इजराइल से बेसिकली पैलेस्तीन वर्सेस इजराइल हो गया, ठीक है, पैलेस्तीन वर्सेस इजराइल। एंड फिर अभी पैलेस्तीन वर्सेस इजराइल नहीं, अभी तो पैलेस्तीन तो है ही, साथ में ईरान भी जुड़ गया, और अभी रिसेंटली जो वार चालू हुआ है दैट इज ईरान वर्सेस इजराइल। एंड उल्टा साइड में 2022 से जो ऑलरेडी चले आ रहे हैं सर, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। सो कहीं ना कहीं ये सब मैटर काम करता है, और रिसेंट ट्रेंड में ये एक मैटर था जिसमें रिसेंटली हमारे आरबीआई ने इंटरनेशनल मार्केट से कितना गोल्ड परचेज किया, इसका डेटा मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखाया था कि लास्ट 4-5 महीने में इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना गोल्ड परचेज किया है, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्यों इतना माने जल्दी कर रहा है गोल्ड परचेज करने में, बिकॉज गवर्नमेंट को जब जब लगता है कि नहीं कुछ अनसर्टेनिटीज आने से हम लोगों को भी सरवाइव करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व को यूएस के पास है, चाइना भी कुछ पीछे नहीं है, जर्मन के पास भी अच्छा खासा है, इंडिया मोटा मोटी लिस्ट में 7th-8th स्पॉट में आता है, बट थोड़ा पीछे ही है। हमसे ज्यादा गोल्ड दुनिया के और भी बाकी कंट्रीज के पास काफी ज्यादा है। इसका एक लिस्ट रिसेंटली निकला था, अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है। ऑब्वियसली चलो दिखा देता हूँ आपको, गोल्ड रिजर्व कंट्री वाइज। सर इससे क्या पता चलता है? सर इससे कंट्री का इमरजेंसी स्ट्रेंथ पता चलता है, गोल्ड रिजर्व बाय कंट्री। देख लो सर, बहुत जरूरी बातें हैं, गोल्ड मार्केट में ट्रेड करने के लिए ना इतना नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फोर्ब्स का डेटा भी देख सकते हो, जिसमें टॉप 20 कंट्रीज का बोला कि किसके पास कितना है 2000 से 2024 के। अच्छा इंडिया रेट हिस्ट्री, चलो यूनाइटेड नेशंस के पास इन टन्स कितना टन्स होना है, और उसका वैल्यूएशंस, गोल्ड रिजर्व इन मिलियंस एंड होल्डिंग्स इन परसेंटेज। वर्ल्ड का टोटल गोल्ड का यहाँ पर बताना चाहता है, ये सेकेंड, ये देखो टन के हिसाब दिया है। यूनाइटेड नेशंस के पास 8,000 टन है, जर्मनी के पास 3,300, इटली के पास 2,400, फ्रांस के पास भी अप्रोक्स 2,500, रशिया के पास 2,300, चाइना इज 2,200, स्विट्जरलैंड 1,040, जापान इज 845, एंड इंडिया इन 9 स्पॉट 103 टन ऑफ गोल्ड। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज्यादा लीड कर रहा है, जर्मनी भी पीछे नहीं है, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडिया, ठीक है।
बाकी लिस्ट में दूसरे और भी कंट्रीज है 20s में। तुर्की इज देयर, ताइवान इज देयर, पोर्टुगाल, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम। सऊदी अरब के पास तेल है ना इतना, इसलिए गोल्ड में माथा नहीं लगा था। यूके, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, लेबानन, स्पेन। ठीक है, तो दीज आर दी टॉप 20 कंट्रीज जिनके पास गोल्ड का रिजर्व बहुत अच्छा ज्यादा है सर। ठीक है, टू मच गोल्ड। ठीक है, टू मच गोल्ड किनके किनके पास है। सो नाउ पॉइंट इज व्हाट सर, सर पॉइंट यही है कि हमें गोल्ड में ट्रेड करना है, और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का डिमांड सप्लाई सिनारियो अगर हमें नहीं पता चलेगा तो फिर हम गोल्ड में ट्रेड कैसे करेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं सर। लास्ट क्लास में मैं आपको ये सब पॉइंट में डील किया था, आशा करता हूँ याद है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, हल्का सा बता देता हूँ सर। थोड़ा बहुत तो याद ही है आप लोगों को। जैसे गोल्ड, बिग गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी एंड गोल्ड पेटल। ठीक है, इसमें गोल्ड बिग के बारे में बहुत ज्यादा मैं बोला था कि गोल्ड बिग जो है, ठीक है, इसमें एक डेटा आपको मैं देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ये वाला डेटा देखो, 2016 का डेटा है, बट एक आइडिया के लिए, नॉर्मली अगर आप बिग गोल्ड में जाते हो तो 1000 ग्राम लेना पड़ता है 1 केजी सोना, जिसका उस टाइम पे प्राइस था 31,404, और उस टाइम पे मार्जिन लगता था 1,57,020। इट्स अराउंड 2016, बट नाउ करेंटली आपको मैं दिखाया अभी कुछ देर पहले, अप्रोक्स 6.5 लाख टका लगता है, और गोल्ड का प्राइस भी अप्रोक्स 73-4 के आसपास चला गया बिग गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड एम जो है उसका अभी आपको मैं 70,000 का दिखाया प्राइस, उसमें 100 ग्राम लेना पड़ता है और मार्जिन जमा करना पड़ता था उस टाइम पे 2016 में 15,682। गोल्ड गिनी जो 8 ग्राम साइज में होते हैं, इसका प्राइस इंडेक्स था 2016 में 25,033, और मार्जिन लगता था 1251। गोल्ड पेटल का 1 ग्राम सोना का आपका ओवरऑल लॉट साइज होता है 3,111, इसका प्राइस पड़ता था, और 155 इसका मार्जिन होता था ओनली। एंड गोल्ड पेटल दिल्ली एक होता था, गोल्ड पेटल दिल्ली भी मिलता है, अहमदाबाद भी मिलता है कभी कभी। गोल्ड पेटल दिल्ली 1 ग्राम का 3094 एंड 154 इज दी मार्जिन अमाउंट। सो सर अभी कितना चल रहा है चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। जैसे आपको मैं गोल्ड एम बता रहा था, आप जस्ट कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वहां पर जाके गोल्ड एमसीएक्स लिखो, और उसका फ्यूचर के लिए जैसे रिसेंट जो है, मैं यहाँ पर गोल्ड एम का अगर मई का देखना चाहता हूँ, अगर बाई करना चाहता हूँ, या जून का बेस्ट रहेगा, जून बाई करने के लिए मेरे को देख लो सर, 100 ग्राम सोना है इसमें। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 100 ग्राम का है, तो 70,646 इसका इंडेक्स चल रहा है एमसीएक्स में। इसका अगर 100 ग्राम है तो 100 इंटू करना होता है, तो वन क्वांटिटी का मतलब है एक लॉट में कितना आता है वो बताता है सर। तो ये है एक लॉट, दैट मीन्स 100 ग्राम इन मिनी के केस में, और जिसका ओवरऑल वैल्यूएशन आप इंटू करने से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको मार्जिन कितना जमा करना पड़ रहा है, इट्स 65,379, 65,379, दिस इज द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड मिनी। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड मिनी। अब आपको मैं बताता हूँ सर, बाकी भी तो था, हाँ चलो वो भी दिखा देते हैं। बट गोल्ड मिनी इज सो मच पॉपुलर। ठीक है, गोल्ड मिनी बहुत पॉपुलर है। अगर रिसेंटली किसी ने गोल्ड मिनी पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, स्पेशली मार्च के दौरान, ठीक है, तो वो काफी अच्छा खासा पॉजिटिव सिचुएशंस पे हैं, आप देख सकते हो। इट्स अराउंड मार्च अप्रैल, ठीक है, इवन अप्रैल में भी गोल्ड मिनी चल रहा था 69,000 में, और इंडेक्स चला गया उसके बाद हाईएस्ट लेवल में चला गया सर 73,295 में। तो विद इन अप्रैल, अप्रैल के ही 10 दिन में 69 to 73, 4,000 पॉइंट्स का डिफरेंस सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो आप सोचो कि आप अगर 65 भी आपको लगता था, और वहां से अगर आपने 4,000 पॉइंट का डिफरेंस देखा, तो जितना पॉइंट का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। आपको मैं सारा चीज अभी धीरे धीरे बताता हूँ सर, प्रॉफिट लॉस एंड एवरीथिंग।
पहले आप और भी बाकी चीज देख लो। अच्छा, गोल्ड गिनी भी देख लो। गोल्ड गिनी, ठीक है, गोल्ड एमसीएक्स गिनी। गिनी का मई का या जून का फ्यूचर देखो आप, मई का ही देख लो। अगर आप गिनी बाई करना चाहते हो तो इसका मोटा मोटी आपका पड़ जा रहा है सर 5285। ठीक है, 5285, जिसका इंडेक्स का वैल्यूएशन दिखा रहा है 57,000। गोल्ड गिनी में फ्यूचर, इसका चार्ट देखना पसंद करूंगा सर। गोल्ड गिनी में फ्यूचर का चार्ट मिल जाए अच्छा रहेगा। एक सेकेंड। देखो सर, ये गोल्ड गिनी है। इसमें आपको हार्डली एक लॉट के पीछे 5,000 का खर्चा करना पड़ा। इसमें भी अगर आप देखो लास्ट, ये आवरली चार्ट है, अगर आप डे चार्ट भी करोगे तो ये भी आपको अच्छा खासा गेन दिया है। ठीक है, अराउंड 50,377 से ये भी आपको गेन दिया है लास्ट 2 महीने में। 59,745 तक ये रीच किया था। ठीक है, इसके बाद अभी डाउनफॉल चल रहा है क्योंकि स्पॉट मार्केट डाउनफॉल जा रहा है। नाउ पॉइंट इज व्हाट सर, हर केस में आप देख रहे हो कि जब जब मार्केट मौका देता है गोल्ड आपको भयंकर रिटर्न दे सकता है। ये सबाई देखते पाচ্ছে কি পাচ্ছে না? কি রে, সবাই দেখা যাচ্ছে তো? है सर। मैं आपको जितना तरह का गोल्ड में ट्रेड होता है, मैं सभी का हिस्टोरिकल डेटा रिसेंटली जो लास्ट 2 महीने में हुआ है वो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको एक आइडिया मिलेगा। इवन अगर आप इसी गोल्ड में आवरली ट्रेड लोगे वो भी मौका मिलता है। इवन आवरली जैसे स्टॉक में मौका मिलता है, सिमिलर काइंड ऑफ आपको आवरली मौका भी मिलता है, शॉर्ट सेलिंग का एज वेल एज लॉन्ग का। ठीक है, मतलब अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हो, मैंने बाई एंड सेल इन इन आवरली ट्रेडिंग, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग, मैं तो स्विंग पसंद करता हूँ, अगर कमोडिटी में करूंगा तो ऑब्वियसली स्विंग करूंगा। जब मौका मिलेगा एटलीस्ट 1 मंथ का फ्यूचर होल्ड करो, उसका सिचुएशंस देखो, कॉन्ट्रैक्ट लो, इस हिसाब से करो, चाहे गोल्ड गिनी में करो, गोल्ड मिनी में करो। ठीक है, गोल्ड मिनी थोड़ा सा महंगा है, गोल्ड बिग इज अ वेरी 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 एक्सपेंसिव। बट गोल्ड गिनी में पहले इतना लिक्विडिटी नहीं होता था सर, अभी हो रहा है। 2016 का डेटा दिखाऊंगा आपको, 15-16 का। गोल्ड गिनी में इतना लिक्विडिटी नहीं था। पेटेल का देखते हैं क्या हिसाब है। पेटल, गोल्ड पेटल 24 मई 24 जून, चलो देखते हैं इसका। ये देखो, पेटल पेटल का तो इसका तो और कम लगता है। गोल्ड पेटल और सस्ता में मिलता है सर। गोल्ड पेटल अगर किसी को जून का बाई करना है, आपको खर्चा करना पड़ेगा सर 648। हेलो, दिखाई दे रहा है सर? एक के पीछे आपका एमसीएक्स बता रहा है 7007 इसका इंडेक्स है। गोल्ड पेटल 7007 इसका इंडेक्स है एक लॉट में। ठीक है, एक लॉट में इसका कितना ग्राम रहता है सर? अप्रोक्स 8 ग्राम। कितना लॉट रहता है लॉट साइज? गोल्ड पेटल 1 ग्राम, सॉरी, गोल्ड पेटल 1 ग्राम का होता है, और गोल्ड गिनी होता है 8 ग्राम का। और गोल्ड का जो बिग है वो होता है 1000 ग्राम का, दैट इज 1 kg का। और गोल्ड जो मिनी होता है वो होता है 100 ग्राम्स का। इसमें और एक चीज आपको बताऊं सर, इसका भी थोड़ा सा चार्ट देखो सर। चार्ट में क्यों दिखा रहा हूँ जानते हो? क्योंकि ये जो गिनी है, पेटल है ना, ये पहले इतना पॉपुलर नहीं था, बट आज के डेट में ये दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहा है। ये देखो जून का चार्ट देखो आप, सीरियसली पहले इतना पॉपुलरिटी नहीं था। मैंने अभी मार्केट काफी लिक्विडिटी दे रहा है। जस्ट लुक एट दिस वॉल्यूम। ठीक है, देखो 3 मई का वॉल्यूम देखो। ठीक है, 3 मई का, या फिर इधर देखो सेल देखो, इधर इधर बाई देखो सर। ठीक है, आप वॉल्यूम यहाँ पर इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम लिखो, देखो, आप वॉल्यूम यहाँ पर चेक कर सकते हो। वॉल्यूम चार्ट से भी आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो। लुक एट दिस सर,
कितना अमाउंट का टोटल बाय सेल रहा है उसका भी डेटा आपको शो करता है, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसे में दिखा रहे हैं ना, वॉल्यूम 257, 107। ठीक है, सारा डेटा दिखा रहा है। सो वॉल्यूम होने से क्या सुविधा होता है सर, कि अगर वॉल्यूम ठीक ठाक है और ओवरऑल आपको लिक्विडिटी मिल रहा है ना, तो बेसिकली आप अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको एक मौका मिलता है बाइंग सेलिंग का। ठीक है, आप टाइमली निकल सकते हो, टाइमली आप पोजीशन ले सकते हो। इवन ये मौका आपको इवन गोल्ड पेटल तक दे रहा है। इवन तो गोल्ड पेटल में तो मैंने बहुत अच्छा सर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है तो काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट आम आदमी के लिए अच्छा जगह खोल रहा है सर। ठीक है, लुक एट दिस सर, इसका भी इंडेक्स में देखो। ऐसे पहले इतना लिक्विडिटी नहीं होता था पेटल्स में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, गिनी में। इवन यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, कहाँ 6388 में अप्रैल में चल रहा था, वहां से हाईएस्ट गया था 72275 में। 648 का इन्वेस्टमेंट होता था, 648 हार्डली 600 650 के आसपास। उसमें आपका जितना इंडेक्स में डिफरेंस होगा उतना आपका फायदा, इनटू लॉट साइज, ग्राम के हिसाब से। सो ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस में आपको आगे आगे दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जस्ट देखो कि इंडिकेटर्स देखो, मैंने बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जो नॉलेज जो स्टॉक मार्केट में आप लोग लेते हो, वही नॉलेज आप सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई करना। स्टॉक मार्केट में जैसे इंडिकेटर्स भी काम आता है, फंडामेंटल्स भी काम आता है, कमोडिटी मार्केट में आपको फंडामेंटल नॉलेज तो काम बिल्कुल आना आना है, बट यहाँ पर ज्यादा हेल्प आपको टेक्निकल करेगा, ज्यादा हेल्प आपको टेक्निकल करेगा ट्रेडिंग के टाइम पे। ठीक है, और अगर थोड़ा पोजिशनल सिचुएशंस को समझना है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों एंगल को बताने का कोशिश करूंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सर ये क्या था? सर ये तो ट्रेलर था, कहानी अभी बाकी है। अच्छा, ऐसे मुझे इतना सा चीज बताओ सर, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? गीतिका, देबो, सुमित, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड्स जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और इसका एवरी हर चीज का लॉट साइज, टिक साइज, ठीक है, 10 पर टिक, ठीक है, कितना पर टिक में कितना आप कमाओगे, ये सब बात मैंने लास्ट दिन बोल दिया। तो सर आज मैं आपको गोल्ड में थोड़ा और गहरा लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, डेप्थ में चलो। सर आज का डिस्कशन का दो तीन पॉइंट है। एक, सर ये जो गोल्ड का प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में, जैसे गोल्ड का प्राइस 73,580। ओके सर, ऑब्वियस बात है कि ये गोल्ड अगेन इसका दाम इंडियन मार्केट में है, पर गोल्ड तो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसमें तो आप लोग बिल्कुल एग्री करोगे, यस और नो? गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी कमोडिटी है, जिसमें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? इग्नोर कैसे करोगे, ये बहुत पॉपुलर एक कमोडिटी है, दुनिया भर का लोग इसको मानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर व्हाट इज द पॉइंट? सर पॉइंट ये है कि जब कोई पर्टिकुलर कमोडिटी इंटरनेशनली इतना पॉपुलर होता है, तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडियन मार्केट में अगर गोल्ड का दाम 73,580 है, या गोल्ड प्राइस इन यूएसए, चलो मैं आपको प्राइस इन लंदन दिखाते हैं। लंदन में मई 2 तारीख में, ठीक है, 202 टका 250 पैसा, मतलब 202 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, ये आपका 24 कैरेट का 10 ग्राम का दाम है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ये देखो यहाँ पर आपको वैल्यूएशंस भी दे रहा है। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि सर लंदन का प्राइस लंदन की तरह, अमेरिकन में अमेरिका का भी होता है गोल्ड प्राइस इन यूएसए। ठीक है, चलो मैं टुडे, सर गोल्ड प्राइस इन यूएसए बता रहा है कितना डॉलर, देखते हैं सर। सर मोटा मोटी 2302 गोल्ड का, 2302.57। ठीक है, ये यूएस में गोल्ड का दाम है $2,302। ठीक है, तो यूएस में गोल्ड का प्राइस गिरा है। सिल्वर का प्राइस यूएस में चल रहा है $26.56। ठीक है, सो पॉइंट इज व्हाट? सर मेरा सिंपल क्वेश्चन अभी जो चलने वाला है वो ये है
कि सर ये प्राइस कौन डिसाइड करता है, ठीक है। ये गोल्ड का दाम चाहे यूएस मार्केट के लिए हो चाहे इंडियन मार्केट के लिए हो, डिसाइड कैसे होता है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशन चलता है, ये पहले जानो। सर ऐसे तो ट्रेडिंग के लिए इट्स नॉट वेरी मैंडेटरी, बट अगर आप ये नहीं जान पाए तो शायद आपका गोल्ड के बारे में नॉलेज भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। सर इसे लंदन में फिक्स किया जाता है। कहाँ फिक्स किया जाता है? लंदन में। सर लंदन क्यों? सर इंटरनेशनल मैटर है, उतना गहरा चीज में नहीं जाते, बट इतना मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस किए थे, वेरियस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर अवेलेबल ऑन एमसीएक्स, माने कितना तरह का गोल्ड में आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो एज ए गोल्ड ट्रेडर। और मैं ये जो सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें गोल्ड का प्राइस डिसाइडर कैसे होते हैं, जो लंदन फिक्स के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द स्पॉट मार्केट आर अराइव्ड एट इंटरनेशनली एंड इन इंडिया। चाहे बात अमेरिकन डॉलर का हो, माने अमेरिका में गोल्ड का प्राइस जैसे कि $2362 आज का प्राइस था, ठीक है, लास्ट दिन का। लंदन में भी आपने देखा अप्रोक्स समथिंग पाउंड मार्केट प्राइस बता रहा है। इंडिया में आप लोग देख रहे हो सर 73,580 का प्राइस है। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइज हियर, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि सर ये प्राइस तक पहुंचा कैसे जाता है ना, हाउ इंटरनेशनल मार्केट रिच दिस काइंड ऑफ प्राइस, ठीक है, चूज कैसे होता है। चलो इसी के बारे में बात करना है। बेसिकली सर ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई, लेकिन क्वेश्चन उठता है सर डिमांड कौन करता है और सप्लायर ही कौन है? डिमांड करने के लिए कंज्यूमर चाहिए, तो फिर कौन है कंज्यूमर? पब्लिक, कंट्री का? क्वेश्चन मार्क। या कंज्यूमर, हु इज द कंज्यूमर? कौन खरीदता है इतना गोल्ड? नॉर्मल लोग, आम आदमी? द क्वेश्चन इज दैट। सप्लाई, जब बात होता है सप्लायर का, तो गोल्ड का सप्लायर कौन है? देश तो इतना सारा है, लेकिन गोल्ड का सप्लायर कौन है, कहाँ से मिलता है, रिजर्व कहाँ होता है? बहुत सारा क्वेश्चन का जन्म होता है। मैं हर चीज का डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट एक रफ आइडिया आपको मैं जरूर देके जाऊंगा कि सर ये जो गोल्ड है इसका प्राइस डिसीजंस कैसे होता है, डिमांड सप्लाई के थ्रू से। बाकी ऐसे तो बहुत सारा अफ्रीकन नेशंस है जहां पर गोल्ड माइंस है, ठीक है, फिर उसको इंटरनेशनल कंट्रीज एक जमाने में बहुत खरीदा है, आज भी वो रिजर्व में है। तो दीज आर दी अलग डिफरेंसेस पॉइंट्स, बट इसमें मैं अभी बात नहीं करूँ। फिलहाल पॉइंट जहां जा रहा है वो ये है, द मेथड टू फिक्स गोल्ड प्राइस इज मेयरली सिंबॉलिक। ये जो गोल्ड का प्राइस है यहाँ पर बहुत ही सिंबॉलिक मैटर है एंड होल्ड्स वेरी लिटिल रेलेवेंस टू ट्रेडिंग गोल्ड फ्यूचर एट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ट्रेडिंग के साथ इसका डायरेक्टली बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनली द प्राइस ऑफ गोल्ड इज फिक्स्ड इन लंदन डेली, ठीक है। ये जो गोल्ड का प्राइस है ये फिक्स होता है लंदन डेली, और वो भी लंदन में ये 2 बार होता है, ट्वाइस ए डे इन 2 डिफरेंट सेशन। लंदन में गोल्ड का प्राइस फिक्स होता है दिन में 2 बार। एक है सर मॉर्निंग सेशन जो कि 10:30 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 10:30 AM में होता है, और इस चीज को लंदन में AM फिक्स कहा जाता है। लंदन में और एक चीज होता है सर, इवनिंग सेशन में भी गोल्ड का प्राइस फिक्स होता है जो 3 PM में होता है, एंड उसे PM फिक्स कहा जाता है। द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द गोल्ड डीलर्स फ्रॉम लंदन्स बिगेस्ट बुलियन डेस्क। ये प्राइस डिसीजन लेता है गोल्ड डीलर्स, जो लंदन का बड़े बड़े गोल्ड डीलर्स है। सर कौन है ये डीलर्स? बताता हूं। लंदन्स बिगेस्ट बुलियन डेस्क, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी इंडिया में भी होता है, पर इंटरनेशनल मार्केट में इसका मेन किरदार निभाने वाला लंदन है। The whole process is facilitated by Nathan Mayer Rothschild and Sons। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरा चीज को मेंटेन करता है, ठीक है, लंदन में। देयर आर अबाउट 10 to 11 पार्टिसिपेंट्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, 10 से 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है, इनके अलावा एक्स्ट्रा कोई नहीं है। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वही है। जैसे कि कुछ नाम आपको मैं यहाँ बता सकता हूँ, लाइक JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्कोटिया मोकेटा, इसको स्कोटिया बैंक भी कहा जाता है, सोसाइटी जनरल बोल की भी एक बैंक है, ये सब बैंक है, ठीक है। दीज आर दी पार्टिसिपेटिंग बैंक गोल्ड प्राइस में, दे आर दी गोल्ड डीलर। नाउ
डू नोट द जनरल पब्लिक एंड अदर बैंक्स आर नॉट परमिटेड। आम आदमी इस पर्टिकुलर गोल्ड डीलिंग्स में या प्राइस फिक्सिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। द डीलर फ्रॉम दीज बैंक्स कॉल्ड द डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस लाइन, ठीक है। The dealer from these banks call the dedicated conference line at the designated time and submit their bids to buy and sell gold. जिसके पास जिसको खरीदना है, ये जो बैंक्स हैं इनमें से कोई बाई करता है और कोई सेल करता है। तो जो बाई करता है वो भी बीड करता है और जो सेल करता है वो ऑफर करता है ना। आस्क, बेसिकली सेलर आस्क करते हैं, बीडर बाई करते हैं, बीड आस्क प्राइस, है ना। सो ये जो मैंने बेसिकली पार्टिसिपेंट्स जो 10-11 बैंक्स है इनके बीच में ही ये बाई और सेल ऑफ गोल्ड होता है। सो फ्रॉम ऑल द बीड्स एंड ऑफर्स एन एवरेज प्राइस इज अराइव्ड। अब जितना बीडिंग होगा और जितना ऑफर्स रहेगा, माने ठीक है, माने कोई बोल रहा है कि भाई मेरा तो 5,000 2,000 पाउंड है या 2,000 डॉलर है। कोई बोल रहा है मेरा मैं बीट कर रहा है, उसको बोल रहे नहीं मेरे को 1980 डॉलर में चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो बीडिंग प्रोसेस में गोल्ड का प्राइस फिक्स होता है, उसका एक एवरेज प्राइस डेली बेसिस में लिया जाता है। अगर बायर का इंटरेस्ट ज्यादा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, अगर सेलर का इंटरेस्ट ज्यादा है तो गोल्ड का प्राइस गिर जाता है। एंड द सेम प्राइस इज रिलेट टू द मार्केट, और जो दाम आता है वही लंदन मार्केट में रिले किया जाता है। सर इंडिया में सेम काइंड ऑफ थिंग होता है। मैं आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ। सो देन बिकम्स द बेंचमार्क फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। तो जो भी प्राइस इस तरह से मार्केट बिडिंग कॉन्सेप्ट या सप्लाई कॉन्सेप्ट से ऑल दी पॉपुलर बैंक्स, बिग बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं इंटरनेशनल तरीके से, वही फिक्स करता है गोल्ड का डेली बेसिस का प्राइस। और लंदन में इसमें 2 टाइम फिक्सिंग चलता है, एएम फिक्स एंड पीएम फिक्स। एंड होल प्रोसेस लास्ट फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। सर ये पूरा प्रोसेस अप्रोक्स 10 से 15 मिनट डेली बेसिस में चलता है, वो भी दिन में 2 बार। The process is again repeated in PM session and gold price are again discovered and related to the market. The gold price that is fixed by the AM and PM session is very close to the actual price of the gold that is traded in London and other international markets. So in a sense, the price that is relayed holds no surprise to traders or bullion dealers. In fact, some participants even believe that like many things in England, even this is conducted more to keep up the traditions. इंग्लैंड में ऐसे बहुत चीज होते हैं और ये जो डेली बेसिस में इसको फिक्स करना, ये एक ट्रेडिशन भी बन चुका है इंग्लैंड का। सर ये तो कहानी इंग्लैंड का है, लेकिन सर कहानी सिर्फ इंग्लैंड का नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। और इंग्लैंड क्योंकि लास्ट 200-300 साल में वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है, अपना परचम लहराया है, तो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भी इंग्लैंड जैसा कल्चर अभी भी है। कॉमनवेल्थ नेशंस अप्रोक्स 100 के आसपास कॉमनवेल्थ नेशंस है जहां जहां इंग्लैंड अपना झंडा गाड़ा था लास्ट 200-300 ईयर्स में। सर इंडिया भी फॉलो करता है समवॉट सिमिलर प्रैक्टिस, बट लेस एलाबोरेट, इतना ज्यादा एलाबोरेटिव नहीं है, पीएमए इतना नहीं करता इंडिया। इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट द येलो मेटल, इंडिया पूरा गोल्ड इंपोर्ट ही करता है। गोल्ड इज इंपोर्टेड बाय डेजिग्नेटेड बैंक्स, और ये इंपोर्ट कौन करता है? हमारे देश के कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स जिसको गवर्नमेंट परमिशन दिया है इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड परचेज करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। एंड द बैंक्स इन टर्न, बदले में बैंक सप्लाई दिस गोल्ड टू बुलियन डीलर्स। बैंक इंटरनेशनल मार्केट से बाय करता है और फिर बुलियन डीलर को सप्लाई करता है आफ्टर एडिंग द नेसेसरी चार्जेस। मोर ऑन दिस इन लेटर। मैंने बेसिकली चार्जेस माने इंपोर्ट करने के लिए आपको ड्यूटी देना पड़ता है सर, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, इंश्योरेंस, फ्रेट, बहुत कुछ देना पड़ता है। वो सब चीज जुड़ के ही बैंक जो इंपोर्टर बैंक है वो डीलर के पास देता है। फिर डीलर जो मार्केट से उसको परचेज करता है एज पर देयर नेट वेल्थ, फिर वो मार्केट में ट्रेड होता है। और वो पूरा काम देखने वाला कौन है? द इंडियन बुलियन एसोसिएशन। एक्चुअली गोल्ड का जो बिस्किट्स होते हैं इसे बुलियन कहते हैं, ठीक है, इंडियन बुलियन एसोसिएशन देन बीट्स फॉर गोल्ड थ्रू द इट्स नेटवर्क ऑफ बुलियन डीलर्स। और डीलर्स जो है वो बीट करता है, माने बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए डेली बेसिस में मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से करते हैं।
And these dealers mainly base their quotes on how much gold they would like to buy or sell at a given price. कितना गोल्ड वो कितने दाम पे खरीदना या बेचना चाहता है, और फिर उसमें से एक एवरेज रेट निकलता है, एंड जो एवरेज रेट निकलता है, एंड दिस रफली सेट्स द फ्लोर ऑफ द गोल्ड प्राइस इन इंडिया. जैसे अभी जैसे दाम चल रहा है 73,580 आपका 24 कैरेट गोल्ड का कोलकाता मार्केट में, ये जो प्राइस निकला ना वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो होके निकला. और इंटरनेशनल मार्केट से डेजिग्नेटेड बैंक्स का गोल्ड का इंपोर्ट करना, फिर वो इंपोर्टेड गोल्ड विथ प्राइस, विथ चार्जेस, विथ एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस जो भी रहता है, सब कुछ चार्ज करने के बाद वो डीलर के पास पहुंचते हैं, डीलर से चार्ज करते हैं, फिर डीलर अपने नेटवर्क के बीच में इसको बिडिंग करते हैं, बाई सेल करते हैं, और फिर जाके एक प्राइस पॉइंट पे एवरेज बाई सेल दाम के हिसाब से ट्रेडर लोग जो करते हैं उस पे एक दाम पे हम लोग डेली बेसिस पे पहुंचते हैं. In fact, there are some circularity here because dealer tend to look at the gold future price traded on MCX before placing their bids. और डीलर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज करता है, डीलर गोल्ड प्राइस में अपना बिड बनाने से पहले, ठीक है, डीलर जो होता है ना सर, वो इंटरनेशनल मार्केट MCX के साइड में पहले देख लेता है कि गोल्ड का क्या प्राइस वगैरह चल रहा है, ठीक है, उसके बाद ही वो लोग ये जो नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. पहले वो लोग देख लेता है कि भाई मार्केट में क्या सिचुएशंस है, गोल्ड का क्या सिचुएशंस है, गोल्ड मिनी का हो या गोल्ड बिग का हो, उसमें क्या सिचुएशंस है, उसके ऊपर बेस करके ये लोग बीड करता है. तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब आगे का कहानी देखो. अच्छा, इसके साथ और एक चीज होता है सर, हम लोग एज ए पब्लिक गोल्ड के लिए कहाँ जाते हैं, ज्वेलर्स के पास जाते हैं. So in fact, there is some circularity here because dealers tend to look at the gold future price traded on MCX before placing their bids with the Indian Bullion Association. Anyway, this price is related to the dealers and jewelers networks. ये जो दाम इंडिया को मिलता है डीलिंग के थ्रू से या बाई सेल के थ्रू से, जो इंडियन बुलियन एसोसिएशन मेंटेन करता है थ्रू गोल्ड डीलर्स, ये बाद में डीलर्स को भी रिले होता है, माने जो भी प्राइस पे पहुंचते कि भाई आज का एवरेज प्राइस हम लोग देख रहे हैं कि 73,580 है और 24 कैरेट सोने के लिए. सिमिलर वही नेटवर्क ज्वेलर्स के पास पहुंचते हैं और वो ज्वेलर्स को भी पता चलता है. इस तरह से हर दिन का सोना का दाम पता लगता है. आप लोगों को बात समझ में आया सर? प्लीज टेल मी, थोड़ा हाँ ना बताइएगा. ये सबाई बुझते पारছে? गीतिका, देवो, बोलो सर, सुमित, सभी को पूछ रहा हूँ. है सर. बोले अच्छे तो it's not very complex, but you have to understand कि how different asset class actually works. कॉम्प्लेक्स नहीं है, नया नया बात शायद जो पहले नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और सुन के समझने का कोशिश कर रहे हैं कि सर कैसे क्या होता है ना. ऐसा नहीं कि गोल्ड आया, ठीक है, और दाम आ गया, सर कहाँ से आया दाम, गोल्ड ही कहाँ से आया, ठीक है, तो गोल्ड को भी कहीं से लाना पड़ा, फिर गोल्ड इंडिया में पहुंचा, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. सर एक और बात, गोल्ड प्राइस डिस्पैरिटी, ये चीज भी होता है जो आपको बताना चाहिए. ट्रेडर्स टेंड टू कंपेयर द गोल्ड फ्यूचर रेट इन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड गोल्ड फ्यूचर रेट ऑन MCX. इंडियन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जो दाम चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या दाम चल रहा है, और सोचते हैं कि उसके बीच में एक आर्बिट्रेज करेगा. ठीक है, द रैशनल फॉर दिस इज दैट गोल्ड बीइंग इंटरनेशनल कमोडिटी शुड ऑफन ट्रेड एट अराउंड द सेम प्राइस in the absence of which an arbitrage opportunity arises. अगर सेम दाम में नहीं निकलता है ना, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सोना का दाम मिलता है. कहीं आप देखोगे कि दुबई में सोना का दाम कम है, कभी आप सुनोगे कि अमेरिका में कम है, इंडिया में थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? So for example, if 10 gram of 995 purity gold in Chicago Metropolitan Mercantile Exchange में $430 बता रहा है, और MCX the price on 10 gram 995 purity gold सेम टाइम पे अराउंड $430 बता रहा है. ठीक है, अगर ऐसा है, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है. ऐसा नहीं कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में $430 भी है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी सेम गोल्ड $430 में मिल रहा है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, और इसके लिए लोगों को आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है कि डिफरेंट एक्सचेंज में वो बाई सेल करके परचेस करते हैं. जो लोग इंटरनेशनली कर पाता है वो करते हैं.
ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा और आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, थोड़ा और मनी का मैटर आ जाता है। आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड ले रहे हो और आप फॉरेन मार्केट में भी ट्रेड ले रहे हो। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, डिफरेंट ऐप के थ्रू से ये मौका मिलता है कि भाई आप इंडियन मार्केट में बाई करते हो, दूसरे मार्केट में सेल करते हो, और जो गैप है वो आपका इनकम हो जाता है। सपोज इंडियन मार्केट में चल रहा है $430 और फॉरेन मार्केट में चल रहा है $435, तो फिर आप यहाँ पर बाई करके वहां पर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी गैप होता है वो आपका फायदा है। बट ये इतना ईजी नहीं है जितना इजीली मैं आपको बोला। बट ये पॉइंट ये सर कि सर तो फिर गोल्ड जब इंटरनेशनल है तो फिर दोनों अलग अलग एक्सचेंज में या अलग अलग कंट्रीज में सेम दाम क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजंस है। दिस इज ऑफन नॉट द केस, दे trade at significantly different price, and due to this disparity between gold future in Chicago Mercantile Exchange and multi-commodity exchange that is in India always exist. And the question, however, is why does this disparity between the two gold futures, अमेरिकन चिकागो स्टॉक एक्सचेंज में और इंडियन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड के फ्यूचर के दाम पे इतना फर्क क्यों है? इतना फर्क या इतना डिफरेंसेस क्यों है? लेट अस फिगर दिस आउट। चलो समझने का कोशिश करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू से। टू अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटी बिटवीन द टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वन शुड अंडरस्टैंड हाउ द गोल्ड स्पॉट रेट इवॉल्व्स इन इंडिया। इंडिया में स्पॉट रेट कैसे इवॉल्व होता है, इसके पीछे आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। रिमेंबर, इंडिया एक नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है। इंडिया गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इंडिया के पास इतना गोल्ड नहीं है कि वो किसी और को बेच पाए। इंडिया के पास गोल्ड का जो जरूरत है वो इंपोर्ट करके ही पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब क्योंकि इंडिया को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है इन द इंटरनेशनल मार्केट, यूएस स्पेशली, गोल्ड इज कोटेड ऑन ए पर ट्रॉय आउंस। ये एक तरीका, जैसे हम लोग यहाँ पर गोल्ड को मेजर करते हैं 10 ग्राम के हिसाब से, है ना। बांग्लाते बोले सर एक भोरी सोना, की बोले भोरी, बांग्ला में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं भरी कितना है। ठीक है, एक भरी इक्वल्स टू कितना है रे? 10 ग्राम। आप लोग जानते हो? हाँ सुमित, ताई तो एक भरी माने कत ग्राम? देखो, बोलो सर। 10 গ্রামের কাছাকাছি। এক 10 ভরি মানে 10 গ্রামের কাছাকাছি। सिमिलरली अमेरिकन मार्केट में इस गोल्ड का जो मेजरमेंट टेक्निक है दैट इज नोन एज पर ट्रॉय आउंस। पर ट्रॉय आउंस बेसिस, ये अमेरिकन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। सर इससे हमारा क्या लेना देना? अरे लेना देना है, तभी तो इतना बता रहे हैं। बहुत कुछ लेना देना है, इंटरनेशनल कमोडिटी है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन मार्केट पे मैटर नहीं करता, इंटरनेशनल मार्केट पे ही गोल्ड का प्राइस मैटर करता है। सो इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड एंड इंडिया में अमेरिका में यूएस का ट्रॉय आउंस बोलते हैं। 1 ट्रॉय आउंस का अप्रोक्सीमेट ग्राम होता है सर 31 ग्राम। हम लोग भोरी के हिसाब से बोला 10 ग्राम, और अमेरिका में एक ट्रॉय आउंस का अप्रोक्स हिसाब है 31.1035 ग्राम। ये अमेरिकन हिसाब है सर। सर एज्यूम, अब मान के चलो कुछ देर के लिए कि गोल्ड का प्राइस ऐसे तो अमेरिका में अभी 2360 ऐसा चल रहा है, मैं आपको अभी अभी दिखाया, अप्रोक्स $2300 चल रहा है। बट ये 2016 का डेटा है, जिस टाइम पे ये नोट लिखा जा रहा था, जिस टाइम पे ये नोट लिखाया था, इस टाइम पे ये अमेरिकन डॉलर चल रहा था 1320 में। तो नॉट अ बिग डील, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल। ठीक है, गोल्ड इन यूएस स्पॉट मार्केट इज ट्रेडेड $1320 पर ट्रॉय आउंस ऑन दैट टाइम, तो अराउंड 2016। अभी दाम चल रहा है 2360, अभी अभी मैं आपके साथ चेक करके आया। Given this, what do you think should be the spot price of gold in India? अगर इंडिया में $1 equals to 65 है तो ठीक है। नाउ पॉइंट इज कि $1 का दाम अभी तो ऐसे 80 समथिंग चल रहा है। वी ऑल नो दैट करेंसी डेरिवेटिव क्लासेस। ठीक है, नाउ पॉइंट इज अराउंड 82 समथिंग, और आप ये थोड़ा पुराना है तो 65 का दाम बता रहा है। जो भी हो, प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा। द जनरल टेंडेंसी इज to identify the cost of 10 gram gold in USD and multiply the same with the current USD INR rate and figure out the price. Let us do this math quickly. 31 ग्राम का मतलब है $1320 दाम है,
माने पर ट्रॉय आउंस, इसको 10 ग्राम में कन्वर्ट करो। तो अगर 31 ग्राम का वैल्यूएशन अगर $1320 होता है तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? मैंने सर ये सिंपल हिसाब होगा, 31.1 ग्राम का प्राइस है $1320, 1 ग्राम का प्राइस होगा 1320 सॉरी 1320/31.1 एंड 10 ग्राम का प्राइस हो जाएगा 1320/31.1 इंटू 10। ऐसा करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा यूनिटरी मेथड में, दैट्स अप्रोक्स 424.43 ओके, $424.43। ठीक है सर, ये हमारे देश में 10 ग्राम का दाम मिल गया। और 424 मैंने $424.43 को अगर हम लोग इंडियन रुपीस के साथ कन्वर्ट करें तो आपको 65 रुपीस के साथ कन्वर्ट करने से आपको मिल जाता है 10 ग्राम सोना का दाम सेम टाइम पीरियड में जब यूएस में 1320 चल रहा था, इंडिया में है 27,588 रुपीज। ठीक है, ये डॉलर में है, ये रुपीस में है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब पॉइंट है सर, तो फिर सर ये तो कन्वर्जन चल रहा है, बट इन रियलिटी दाम 27,588 नहीं होगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। इन रियलिटी दिस इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना आसान नहीं है कि बस कन्वर्ट कर दो और हो जाए, क्योंकि गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट में खर्चा और ज्यादा लगता है। इट इज द बैंक्स विच इंपोर्ट गोल्ड, और इंडिया में जो भी डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन देके रखा है, ठीक है, वो लोग ये गोल्ड को इंपोर्ट करेगा। उसमें ड्यूटी लगाता है, टैक्सेस लगाता है, जैसे कि क्या क्या चार्ज लगाता है मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट, माने लाने का खर्चा, ठीक है, जहाज का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा एंड भाड़ा, फ्रेट। ठीक है, कॉस्टिंग पड़ जाता है, लोडिंग अनलोडिंग समथिंग, इंश्योरेंस है क्योंकि लूट हो जाए तो, और फ्रेट का खर्चा। इतना महंगा चीज बिना इंश्योरेंस का लाओगे, रास्ते में डूब गया, फ्लाइट में चोरी हो गया, क्या करोगे फिर? कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लग जाता है सर, कस्टम ड्यूटीज फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसके अलावा सेस लगता है, क्या लगता है सर? सेस। और क्या लगता है? बैंक कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक लेके आ रहा है तो फिर उसका एक बैंकिंग कॉस्ट भी लग जाता है। तो ये फॉरेन डीलर से जब गोल्ड इंडियन बैंक्स या इंडियन डीलर परचेज कर रहा है तो सिर्फ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 27,000 नहीं होता, इससे भी ज्यादा होता। ठीक है, इसके पीछे 4-5 और चीज लग जाता है। Now, very simple concept, sir. So, for example, if the rate of spot gold in US dollar 10 ग्राम का अगर $420 है, एक से फॉर एग्जांपल आपके समझने के लिए कि अगर 10 ग्राम सोना का यूएस में दाम $420 है, इंडिया में उससे कम से कम आप $15 एक्स्ट्रा ही मान के चलो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इंडिया में लाते लाते खर्चा होता है। और क्योंकि इंडिया इंपोर्टर है तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका का दाम इंडिया में नहीं लगता, and leading to a $15 disparity in spot rates. Now this explains the disparity in spot rates, and but what about the future price? ये तो disparity हो गया। Remember the future price is derived from spot rates, and formula जो है ये आप लोगों को मैंने फ्यूचर के क्लास में भी सिखाया था जब हम लोग स्टॉक फ्यूचर पढ़े थे कि F इक्वल्स टू S इंटू ई टू द पावर आर डी। इसको फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला में भी सिखाया गया था सर जब हम लोग फ्यूचर प्राइसिंग पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद नहीं है, मैं फिलहाल एक बार याद दिला भी सकता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड होल्ड करो। ये देखो सर, जब हम लोग फ्यूचर मार्केट पढ़े थे ना, उसी टाइम पे हम लोग फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला में भी इस तरह का फॉर्मूला पढ़े थे ना, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ही रे बाबा। ठीक है, रिस्क फ्री रेट कैसे, इस तरह का फॉर्मूला में हम लोग पहुंचते हैं, पूरा वहां पर मैंने पढ़ा के रखा फ्यूचर प्राइसिंग में। सो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो या फिर क्लास वापस देख सकते हो, इट्स पॉसिबल। सो फिलहाल मैं और इसकी चीज में नहीं पढ़ रहा हूँ सर, फिलहाल मैं आपको सीधा गोल्ड के कॉन्सेप्ट में लेके बात कर रहा हूँ। सो in the US market, the basis for future pricing will be the spot price of gold in the US, that is 420। और हम लोगों ने यहाँ पर मान के चला क्योंकि कॉस्टिंग पड़ जाता है तो इंडिया में उसका दाम है $435। एंड गिवन दिस नेचुरली द फ्यूचर प्राइस ऑफ गोल्ड इन CME माने शिकागो मेट्रोपॉलिटन या मार्केंटाइल एक्सचेंज एंड इंडियन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ये डिफर करता है।
बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो दाम का डिफरेंस है ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का नहीं है। मैंने चिकागो में $420 और इंडिया में $435, ये तो कॉस्ट के कारण है, इसमें आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए बोला सर, द डिफरेंस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज फॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट। इंडिया में सेम 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस आपको $15, $20, इवन इन सम सिनेरियोज मोर देन दैट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो आर्बिट्रेज के बारे में अभी फिलहाल थोड़ा साइड ही रखो, नॉर्मल ट्रेडिंग के बारे में सोचो। आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक मार्केट जहां सस्ता है और दूसरा मार्केट जहां महंगा है, उसके बीच में खेलना। ये चीज मैं आपको दूसरे और भी चैप्टर्स में बहुत बार बताया। अच्छा सर, व्हाट ड्राइव्स द गोल्ड प्राइस? ना क्वेश्चन उठता है, सर गोल्ड का दाम बढ़ता क्यों है? इसका जवाब मैं आपको बार बार दे रहा हूं और बार बार देता रहूंगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ने के पीछे द मेन रीजन इज अनसर्टेनिटीज। मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फिगर दिखाता हूँ और गोल्ड का प्राइस के बारे में बताता हूँ। रिसेंटली तो आपको मैं दिखाया जो लास्ट अप्रैल मई के बीच में हुआ है। ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको कुछ ओल्ड डेटा दिखाता हूँ, आपको बिलीव भी होगा। व्हाट ड्राइव्स द गोल्ड प्राइस? ऐसा क्या बात है जिसके कारण गोल्ड का दाम बढ़ता है और जिसके कारण ट्रेडर भी उत्सुक होते हैं और इन्वेस्टर्स भी। So investors across the world have this strange but predictable behavior at times of uncertainties. पता नहीं क्यों करते हैं, बट ये एक आदत है। मैं आपको बोला था ना, इट्स अ वेरी प्रिमिटिव हैबिट्स, मैंने प्राचीन काल से ये चले आ रहे हैं। एटलीस्ट जब से इंसान को मेटल का नॉलेज हुआ तब से, जब से लोहा का पता चला, गोल्ड का पता चला, कॉपर का पता चला, हाँ डायमंड का पता चला, सिल्वर का पता चला। ठीक है, जब से ये सब आयरन एज, ये सब मेटल एज आया ना, उसके बाद से ये सब सिचुएशंस धीरे धीरे डेवलप हुआ। ये एक हैबिचुएटिंग मैटर है। ठीक है, कि हम इसको मान्यता देते हैं, दुनिया भर में लोग देते हैं। और जब कोई एक चीज पे दुनिया भर का लोग मान्यता या उस चीज को कंसिडर करता है ना, अमेरिका में कर रहा है, जापान में कर रहा है, चाइना में कर रहा है, तो एक ऑटोमेटिकली ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बन जाता है। जब सब कर रहे हैं तो बाकी पूरा वर्ल्ड भी करता है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जब भी दुनिया में कुछ अनसर्टेनिटीज देखने को मिलता है, पूरा दुनिया एक चीज के पीछे भागते हैं, भाई चलो गोल्ड खरीद के रखो, क्या पता वार वार चालू हो जाए तो फिर जिसके पास गोल्ड रहेगा वही मार्केट में बना रहेगा। तब स्टॉक से ज्यादा लोग गोल्ड खरीदते हैं। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। रिसेंटली अगर मार्च और अप्रैल के बीच में अगर आप मार्केट को देखोगे, ठीक है, और गोल्ड को देखोगे, देखो सर, निफ्टी 50 को देखना, जिस पीरियड में मैं आपको गोल्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, सेम पीरियड में आप निफ्टी 50 को देखना। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अराउंड अप्रैल देखो आप। ठीक है, अप्रैल में निफ्टी 50 कहाँ था? 22,769 पे था। ठीक है, 9 अप्रैल के आसपास या 10 अप्रैल के आसपास। जो निफ्टी 50 22,000 में चल रहा था, वो निफ्टी 50 19-20 अप्रैल आते आते 21,861 में चला आया। 1000 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस रखा सर। 21,800 से लेके, सॉरी 22,700 से लेके 21,800 तक। ठीक है, अप्रोक्स 1000 पॉइंट में निफ्टी 50 गिरा। लुक एट दिस डाउनफॉल। और ये सेम काइंड ऑफ पीरियड में लिटिल बिट अप्रोक्सीमेशंस के साथ मैं आपको गोल्ड मार्केट का दिखा रहा हूं। देखो, देखो सर, सेम अप्रैल पीरियड में, वही जिस अप्रैल में स्टॉक मार्केट गिरा था, उसी अप्रैल मंथ में गोल्ड मार्केट को देखो। জুন ফিউচার, কিছু বুঝতে পারছিস? হ্যালো, কিছু বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? Yes. So basically gold market and stock market is positive related or inverse মানে negative related? सर इसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, या फिर इसको आप इनवर्स भी बोल सकते हो। जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है
जनरली गोल्ड मार्केट गिरता है, और जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड मार्केट बढ़ता है। तो ये दे आर इनवर्सली रिलेटेड और नेगेटिवली रिलेटेड, को रिलेटेड भी बोला जाता है। বুঝতে পারছিস সুমিত? ঠিক আছে, বলো, বোঝা যাচ্ছে তো? हाँ दादा। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टॉक मार्केट में आपको किसी कारण से मौका नहीं मिलेगा। हाँ बोल। বলছি এটা রেকর্ডিংটা না একটু পাঠিয়ে দিও, কারণ হচ্ছে একটু হজবরল রয়েছে, বুঝেছি, তবে আরেকবার রিভাইজ মারলে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, গীতিকা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বলছি স্যার, লং টার্মে তো এটা হয় না, লং টার্মে তো সোনার দামও বাড়ে, স্টক মার্কেটও বাড়ে। হ্যাঁ, লং টার্মের ক্ষেত্রে হয় না, মানে এটা পিরিয়ডিক কেসে বলছি আমি, ঠিক আছে, মানে ট্রেডিং পার্সপেক্টিভে লং টার্মে সোনাও বাড়ছে, স্টকও বাড়ছে, কিন্তু দুটো বাড়ার গ্রোথের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। যেমন যদি তুমি লং টার্মে সোনার গ্রোথ দেখো, লং টার্মে সোনার গ্রোথ মানে স্পট মার্কেট, এগুলো তো ফিউচারে বোঝা যাবে না, এগুলো তো দু মাসের কন্ট্রাক্ট, তাই না? এগুলো তো 2 মান্থসের কন্ট্রাক্টেড ডেটা। যদি তুমি স্পট মার্কেট দেখো, এখনো পর্যন্ত গোল্ডের যা ওভারঅল एवरेज रिटर्न किसी किसी पर्टिकुलर पीरियड के छेड़े दिले, मैंने वेरी फ्यू पीरियड्स को अगर तुम स्किप करते हो, ओवरऑल अगर स्पॉट मार्केट में गोल्ड का तुम रिटर्न चेक करोगे लास्ट 20 इयर्स में, इट्स 8 to 9% ऑन एन एवरेज ग्रोथ। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट पीरियड में डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड दैट इज द मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसीलिए ट्रेडिंग पर्पस आ जाता है, आप ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक का लास्ट 20 इयर्स में 8 to 9% गोल्ड मार्केट का ग्रोथ है, और ऑन एन एवरेज इक्विटी मार्केट का ग्रोथ है 15%, 14 to 15% इक्विटी मार्केट का। सो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इक्विटी मार्केट का ग्रोथ हाई है, बट माय पॉइंट इज नॉट अबाउट 14% और 15% एंड 8% और 9%। कोई बोलेगा सर मुझे स्टॉक मार्केट में 14-15% मिलता है, तो मैं गोल्ड मार्केट में 8-9% के लिए क्यों आऊं? बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप तो डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में कर रहे हो ना, तो जिस टाइम पे स्टॉक मार्केट आपका पैसा नहीं बन पा रहा है, उस टाइम पे आप स्टॉक को इग्नोर करके गोल्ड में आ जाओ, क्या दिक्कत है? हम लोग तो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं साहब। ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड इंसान के पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि इवन इन द मीन टाइम, जब आपको देख रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं है, तो आप फालतू में आप स्टॉक मार्केट में उस पीरियड में रह के क्या करोगे? तो इन द मीन टाइम थोड़ा गोल्ड का भी पोर्टफोलियो में गोल्ड रखो, गोल्ड में थोड़ा ट्रेड करो, है ना, गोल्ड में भी थोड़ा प्रॉफिट कमा लो, गोल्ड ईटीएफ में कमा लो। मैं आपको जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि दिस इज अनदर एसेट क्लास। समय के साथ यूज करना सीखो, क्या पता कौन सा चीज कब काम आ जाए, है ना। सो इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू, बट इट्स अनदर पॉइंट, मार्केट को समझने का एक अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड में अगर आप स्टॉक में भी देखो, कुछ स्टॉक जैसे मानो कुछ स्टॉक है जो, जैसे मानो कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है, उसको भी काफी फायदा हुआ है सर। सेनको गोल्ड देखो, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ा, ठीक है, अगेन वही सिचुएशन देखो, मैं फिर से वही आपको मार्च अप्रैल का सिचुएशन से बता रहा हूँ। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होता है, तो गोल्ड स्टॉक में क्या सिचुएशन है, गोल्ड के स्टॉक में क्या सिचुएशन है, तो आपको हेल्प करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है कि क्या रीजंस हो सकता है कि क्यों गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ रहा है, कि क्यों क्यों उसको फायदा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। मोटी सेंस को देखो आप, ठीक है, मोटी सेंस को देखो, ठीक है, ऐसे इसका तो अलग ऑब्वियसली, मैंने मैं मेरा कहने का मतलब है कि गोल्ड का बिजनेस का सिनारियो, ठीक है, डिपेंड करता है गोल्ड के ऊपर ही। तो अगर आपको गोल्ड में नॉलेज है तो फिर आप गोल्ड मार्केट को भी, मैंने गोल्ड ज्वेलर्स को भी समझ सकते हो। जैसे रिसेंटली मैं आपको मोटी सेंस दिखाया, सेनको गोल्ड देखो, कल्याण ज्वेलर्स देखो, पीसी चंद्र भी है मार्केट में, बट पीसी चंद्र का भी बिजनेस इतना टॉप क्लास नहीं जा रहा है। ये आपका सेनको गोल्ड देखो सर, 15 अप्रैल के बाद से सेनको गोल्ड का प्रॉफिट देखो आप,
किस तरह से गैप अप देके ये मूव ऑन किया है। अब देखिए क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस थोड़ा गिर रहा है और मार्केट थोड़ा सा हाई चला गया, तो अभी इनका बिजनेस पे थोड़ा तो हैम्पर आएगा। बट इस पीरियड में ये थोड़ा सा, क्योंकि वो गोल्ड प्राइस बढ़ने से ना इनको इनका वैल्यूएशन में एक ग्रोथ आ जाता है कि इनके पास जो ओवरऑल ज्वेलरीज है उसका ग्रोथ हो जाता है, और वो इम्पैक्ट गैप अप के थ्रू से है जो अराउंड 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिला है। और उसके पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल एक इंडिकेटर्स भी मिला है जिसे हम लोग इंगल्फिंग भी बोलते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो टेक्निकली भी हेल्प करेगा और फंडामेंटली भी। चलो और भी बातें हैं, गोल्ड मार्केट बहुत बड़ा है, समझने का कोशिश करो। सो मैं आपको वही कहने का कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसा चीज है जो गोल्ड प्राइस को मूव कराता है, व्हाट ड्राइव्स द गोल्ड प्राइस। ठीक है, जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे 2016 का टाइम का जो बात मैं यहाँ पर नोट में है, 2016 में क्या हुआ था, मैं आपको देखो प्रेजेंट केस भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा भी एज पर नोट्स भी बता रहा हूँ, और आपको और भी प्राचीन बात बता दूंगा। तो कंसिडर द ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट क्या था? ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 2016 के टाइम पे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहा था, और ये चीज मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटीज क्रिएट किया था। और उस टाइम पे गोल्ड का बिहेवियर देखो आप। करेंसी मार्केट में भी मैं आपको ब्रिटेन एग्जिट पढ़ाया था, आई होप आप लोगों को याद है। याद है सर? কারেন্সি মার্কেটে পড়িয়েছিলাম ব্রিটেন এক্সিট, কারেন্সি ट्रेडिंग এর সময় सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। देखो ब्रिटेन एग्जिट जिस टाइम पे हो रहा था, उसके जस्ट सिचुएशन जैसे ही थोड़ा सा ये हुआ, देयर वाज अ क्लियर रन अप इन गोल्ड बिफोर इवेंट एंड पोस्ट इवेंट। मैंने पहले गोल्ड का दाम गिर रहा था, और जैसे ही ब्रिटेन एग्जिट हुआ उसके बाद गोल्ड प्राइस स्काईरॉकेटिंग। इनफैक्ट द बिग कैंडल दैट यू सी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 24 जून। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ये वाला बिग कैंडल, ये आफ्टर ब्रिटेन एग्जिट के बाद gold rallied owing to outcome of Brexit. In fact, every time there is any global domestic uncertainty, investors flock to buy gold. पता नहीं क्यों करते हैं, उनको जब भी अनसर्टेनिटीज लगता है, पता नहीं क्या होगा, अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल बैंक्स, इंटरनेशनल ज्वेलर्स, इंटरनेशनल बुलियन एसोसिएशंस गोल्ड परचेस करने के लिए भागते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि भाई ब्रिटेन एक इतना बड़ा देश है, इतना स्ट्रांग कंट्री है, वो अगर यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा तो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बनेगा। तो ये अनसर्टेनिटीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए लोग गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड में रैली देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज मेनली ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट गोल्ड इज considered a heaven capable of preserving your wealth. That is the main reason. That is the main reason. ये जो different kind of इकोनॉमिक सिचुएशंस में गोल्ड का बिहेवियर देख रहे हो ना, ये इसीलिए होता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इवेंट इन द पास्ट हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। थिंक अबाउट, जैसे अगर ऑयल क्राइसिस जब हुआ था मिडिल ईस्ट में इराक के टाइम पे, याद है जब यूएस और इराक का लड़ाई चल रहा था, ये 2001-2 का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मिडिल ईस्टर्न अपराइजिंग। ठीक है, सद्दाम हुसैन, शायद आप लोग उतना याद नहीं है बट किसी किसी को याद हो सकता है। মনে আছে নাকি কারো ইরাকের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ? हाँ, सद्दाम हुसैन को मारना। ठीक है, अपराइजिंग ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इसराइल पैलेस्टाइन पहले भी हुआ था, फिर से हो रहा है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन माइग्रेंट क्राइसिस, यूरोपियन यूनियन में काफी माइग्रेंट्स, ये बेसिकली सीरिया का जो वार सिचुएशन था उसमें काफी माइग्रेंट इधर उधर हो रहा था, अलग अलग कंट्री से यूरोपियन नेशंस में जाके रहना चाह रहा था। फ्रांस ने जगह दिया, यूरोपियन से बहुत सारा कंट्रीज ने जगह दिया। तो ये माइग्रेंट क्राइसिस जब होता है, ग्रीक इकोनॉमी कोलैप्स कर गया था, ग्रीस का इकोनॉमी 2015 से 14-15 के आसपास। यूरो क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स 2008 का केस है। द लीस्ट इज नेवर एंडिंग। जब जब इंटरनेशनल सिनेरियो में कुछ बड़ा चीज होता है, ठीक है, बट द पॉइंट इज टू नो दैट एवरी वर्ल्ड इवेंट इंपैक्ट्स द प्राइस ऑफ गोल्ड। ये चीज बहुत सिंपल है, एवरी इवेंट नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो में जो कुछ भी अनसर्टेनिटीज क्रिएट करता है, कोनो अनिश्चयता तैयारी करे, ठीक है, ऐसे सिनेरियो में गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ा है। And this leads us to important conclusion. Gold tends to increase in value in the backdrop of economic uncertainties. ये चीज तो दिमाग में बैठा लो सर। যখনই मार्केट है, जब मार्केट में किसी भी तरह का अनसर्टेनिटीज वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा या
परसेप्शन क्रिएट होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। डिमांड फॉर रिस्की एसेट जैसे कि इक्विटी खरीदना लोग कम कर देगा ऐसे सिनारियो में, एंड सेफ हेवन एसेट लाइक गोल्ड का दाम बढ़ना चालू हो जाएगा। तो याद रखना सर बात को, चाहे मैटर कोरोना का हो, ठीक है, कोविड सिचुएशंस में तुम गोल्ड का रैली देखो आपको पता लगेगा, कोविड सिचुएशंस का गोल्ड का रैली देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये एक डेटा है, न्यू नाउ बिसाइड्स अनसर्टेन इवेंट्स इवन ऑन ए डे टू डे बेसिस आल्सो इन्वेस्टर्स टेंड टू बाय गोल्ड कंसीडरिंग इट अ सेफ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर ये तो ग्लोबल इवेंट को छोड़ो, नॉर्मल टाइम पे भी लोग इसको खरीदते हैं, बाय करते हैं, क्योंकि वह इन्फ्लेशन को बीट करना चाहता है। ऑन एन एवरेज वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन से 5 to 6%, इंडिया में अराउंड 6 to 7%, गोल्ड का रिटर्न है 8 to 9%, फिर भी आप एटलीस्ट 2% 5 दिन में भी होते ही हो एनुअल बेसिस में, ठीक है। एंड दिस परसेप्शन इज जस्टिफाइड इफ यू लुक एट एवरी लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का कोई भी लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप फाइंड करोगे ना, तो आपको मिलेगा कि गोल्ड का ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना है। ये डेटा आपको दिखाता है सर, ये डॉलर में बताता है कि जनवरी 1968 के आसपास, ठीक है, और 25 अगस्त 2016 के आसपास गोल्ड का प्राइस, कभी गोल्ड का दाम $200 से भी नीचे था, अराउंड $50-60, ठीक है, गोल्ड का प्राइस चल रहा था। वहां से $1896 2016 में हुआ, $35 सोना का दाम था 1970 में। गोल्ड इज $1360 इन 2016, तो 37x रिटर्न, माने 37 गुना ज्यादा वैल्यू बढ़ा है फ्रॉम 1970 टू 2016। इसको अगर रफली एवरेज किया जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 8% है। The world average inflation is 5 to 6% and India का average inflation is 6%. So अगर गोल्ड का रिटर्न 8% है तो हम लोग थोड़ा बहुत बेहतर सिचुएशंस में होते हैं ओवरऑल देखा जाए तो। ये वन ऑफ द अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बट आपके लिए फायदा क्या है कि ये जो पीरियडिक डेवलपमेंट है ना, जो रिसेंटली देखने को मिला अनसर्टेनिटीज में, ब्रेक्सिट में, 2008 के लेमन ब्रदर्स में, ठीक है, 2001 के या 2002 के मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में, ऑयल क्राइसिस में, जब जब देखने को मिला आपको फायदा है। सो ऐसे सिचुएशंस में आप अपना पैसा को, अपने फंड को गोल्ड में कन्वर्ट माने ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो सर आज का डिस्कशन में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास अनदर इंटरेस्टिंग, सर गोल्ड के साथ डॉलर का, रूपी का और इंटरेस्ट रेट का क्या कनेक्शन है। माने हम लोग इंटरनेशनल जो करेंसी का पढ़ाई किए हैं, करेंसी ट्रेडिंग का, तो करेंसी मार्केट के साथ भी गोल्ड मार्केट का एक बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हो तो गोल्ड मार्केट में भी आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि करेंसी मार्केट किस तरह से गोल्ड फ्लक्चुएशंस में आपको आइडिया देता है, एज वेल एज और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ गोल्ड, ठीक है। माने बेसिकली आप लोग जानते ही हो टेक्निकल एनालिसिस, जो आप लोग पहले भी क्लास कर चुके हो और अभी भी मेरा एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे चलता रहता है सर, टेक्निकल मॉर्निंग में, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस यूज करके गोल्ड में ट्रेड कैसे करते हैं, ये डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट दिन करूँ, ऐसे मैं करता रहता हूँ, नेक्स्ट दिन और डिटेल्स में करूंगा, ठीक है। तो सर आज का क्लास है मेरा इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको गोल्ड के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है, जिसके यूज करके आप आगे गोल्ड में भी ट्रेड करोगे, ठीक है। बस अपना कॉमोडिटी को एक्टिव कर लो, जीरोधा या आप स्टॉक्स जो भी यूज करते हो, ठीक है, मोतीलाल, ठीक है, अपडेट कर लो सर, ठीक है। अगर जो भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है, बाकी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय ओके दादा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय सर।